हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 31 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, आज से आपका न्यू ईयर 2022 शुरू होने वाला है। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ एंड आप ऐसे ही अपने जीवन में तरक्की करते रहो एंड नई नई उपलब्धियाँ हासिल करते रहो। ये प्रार्थना मैं भगवान से, खुदा से, परमात्मा से करता हूँ और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो और अपनी जो सफलता की सीढ़ी है उस पर कायम रहकर अपनी सफलता की विजय प्राप्ति करें। एंड जाहिर सी बात है, 1 जनवरी का दिन है तो आप लोगों ने कुछ रेजोल्यूशन लिया होगा अपने रूटीन के प्रति कि मुझे ये पालन करनी है या मुझे ऐसे पढ़ने हैं, इतने घंटे पढ़ने हैं। तो ये रेजोल्यूशन हम लोग हर साल लेते हैं, लेकिन इस बार प्रयास किया जाए कि आप एक बार एनालिसिस करो कि क्या आप जो कमिटमेंट करते हो उस कमिटमेंट पर आप रहते हो, और अगर रहते हो तो कितनी प्रतिशत आप रह पाते हो। एंड यही डिटरमाइन करेगा कि आप में जो एक्शन करने की पावर है वो बेसिकली कितनी है। बिकॉज कमिटमेंट ओनली डज नॉट गिव्स द रिजल्ट, यू हैव टू एक्ट एंड एक्ट। एक्ट का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। यू हैव टू एक्ट एट एनी कॉस्ट डिस्पाइट एनी चैलेंजेज यू फेस इन द लाइफ। एंड वैसे भी आपको पता है, हम लोगों को तो पढ़ना ही होता है, तो फिर चैलेंजेज एक ही हैं कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन रहे, है ना। बहुत सारी इश्यूज आती जाती रहेंगी, तो उन इश्यूज से डाइवर्ट नहीं होना है और अपना जो फोकस है वो बनाए रखना है। एंड ऑलवेज कीप in the mind that you are preparing for a prestigious position, and for that you have to concentrate, focus on your subjects, on your mind, to get crystal clear concept clarity that is required। और इसके लिए डिस्ट्रैक्शन जाहिर सी बात है नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन आती है, लेट्स से कि मोबाइल का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, इसके कारण हेल्प कम और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो हमें इन सब चीज़ों को अब अवॉइड करने की ज़रूरत होनी चाहिए। बिकॉज ये सब टाइम किलिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारे खींच लेते हैं और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, उसको भी अफेक्ट करते हैं। सो बी रेस्ट्रिक्टेड। ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट हो जाना है। टेक ए ब्रेक एंड फॉर दैट टाइम यू कैन यूज, बट वाइल यू आर स्टडिंग मेक श्योर कि यू ओनली स्टडी, नथिंग मोर देन दैट इज इम्पॉर्टेंट वाइल यू आर स्टडिंग। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर सीरीज में एक और अनाउंसमेंट है कि जो टेलीग्राम चैनल है हमने लॉन्च कर दिया है। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड यू कैन गेट सब्सक्राइब सो दैट आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डाटा एंड कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स स्पेसिफिक ये सब डाले जाएंगे। यू कैन एसेस एंड यू कैन सोल्व दैट। सो आफ्टर दैट अनाउंसमेंट लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो आज का कोट बेसिकली आप देख सकते हो, डेमोक्रेसी के ऊपर है। ये कोट मैंने बेसिकली एक फिल्म देखा था, वहां से मैंने ये कोट को निकाला है। देख सकते हो, पीपल ऑफ पावर इज मोर पावरफुल देन पीपल इन पावर। काफी ज्यादा पावरफुल कोट। अगर आपको डेमोक्रेसी के सपोर्ट में, समर्थन में, पीपल पार्टिसिपेशन के समर्थन में, पीपल एम्पावरमेंट, सिटीजन एम्पावरमेंट के समर्थन में लिखना है, तो ये बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लेगा। ठीक है। सो पीपल ऑफ पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन पीपल इन पावर। क्या आप इस बात से सहमत हो? एंड अगर हाँ, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर हम डाटा एंड फैक्ट की बात करें तो देख सकते हो, जीएस टॉपिक 3 साइबर सिक्योरिटी को लेकर है, और साइबर सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। एंड हमारे जो
मेन सिलेबस है उसमें भी ये मेंशन्ड है। और ऐसे में अगर हम देखें तो ये जो ग्लोबल पैंडेमिक का फेज था और अब तो फिर से ये लगता है रिटर्न बैक करने वाली है। तो ये जो साइबर क्राइम के जो केसेस हैं भारत में लगभग 500% से ग्रो किए हैं। 500% यहाँ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से सिक्योरिटी कंसर्न्स इससे निकल सकते हैं, बिकॉज डाटा ब्रीच हो सकता है एंड अल्टीमेटली पर्सनल डाटा एंड इवन बहुत सारे डिजिटल क्राइम्स, साइबर क्राइम्स जो हैं वो फॉलो अप हो सकते हैं। दैट्स वाई रेलेवेंस क्या है इसका? रेलेवेंस यही है कि हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने की ज़रूरत है। एंड ये जो ड्राफ्ट पर्सनल डाटा बिल है जो पर्सनल डाटा के एक्सेसिबिलिटी को रेगुलेट करता है, तो फिर उसको जल्द से जल्द पारित करने की बेहद ही ज़रूरी होगी। एज वेल एज और सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे सो एज टू कर्ब द cyber crimes that is going to challenge India in the coming times, because आगे जो है डिजिटलाइजेशन वो बढ़ने ही वाला है। एंड देख सकते हो आप ये जो हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं, सस्ते वाले डिवाइसेस या फिर यूँ कह सकते हो कि इम्पोर्टेड डिवाइसेस, तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी कंसर्न्स, डाटा ब्रीच के चांसेस होते हैं। हैंस वाई वी हैव टू इंश्योर दैट हमारे जो डाटा है वो लीकेज ना हो। और बहुत सारे इंसिडेंट्स भी आपने देखा होगा, इवन जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के डाटा है वो लीक हो जाते हैं एंड वो फिर आपके न्यूज चैनल में रिफ्लेक्ट होते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दीज टाइप ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड प्लीज टेक केयर ऑल्सो while you are submitting or providing data to any वेबसाइट और थर्ड पार्टी वेबसाइट। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो पहला आर्टिकल बेसिकली सेंटर ने सर्टेन रूल्स नोटिफाई किए हैं और उस रूल्स का नाम आप देख सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जुरिडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, द स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन रूल्स 2021 है। तो बेसिकली ये जो रूल्स आपका लाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है उसके अकॉर्डेंस में लाया गया है। एंड अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जो आपका सिलेबस है बेसिकली इट विल कवर मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड, इसके अंतर्गत आपका कवर होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसके तहत जो कंज्यूमर से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है, अगर वो कुछ खरीद बिक्री करते हैं या डीलिंग करते हैं, तो फिर ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उनको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो एक तो होता है एक्ट हो गया आपको कि पार्लियामेंट से पास कर दिया गया, लेकिन जो रूल्स होते हैं वो एक्ट के प्रोविजन के अनुसार नोटिफाई किए जाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो रूल्स और एक्ट्स में आपने जो बेसिक डिफरेंसेस है वो समझा होगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उन्होंने इस रूल्स को नोटिफाई किए हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एंड ये जो डिसीजन ली गई है ये बेसिकली इसीलिए बिकॉज जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के विच इज़ रिलेटेड टू पिक्यूनरी जरिडिक्शन। पिक्यूनरी जरिडिक्शन यानी कि जो आपका मनी रिलेटेड की कौन से केसेस को कौन सी अथॉरिटी डील करेगा, अगर केसेस जो हैं वो इन द अमाउंट किसी सर्टेन पैसे या अमाउंट से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो कि पहले जो है 1 करोड़ तक के केसेस को डिस्ट्रिक्ट डील करता था, फिर आप 1 करोड़ से 10 करोड़ से रिलेटेड अगर इश्यू है तो फिर वो स्टेट डील करता था। तो ये हो गया आपका पिक्यूनरी जरिडिक्शन। ठीक है, तो इसी में कुछ चेंजेस की गई हैं, ये देख सकते हैं न्यू पिक्यूनरी जरिडिक्शन हम बात करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ चेंजेस की गई हैं बिकॉज ये जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस थे ना, ये पेंडेंसी एंड डिले इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस क्रिएट कर रहे थे।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए चेंजेस लाई गई हैं। एंड अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की 2019 में, जिसको अमेंड करके लाया गया है, एंड ये बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करता है। आपको ये पता है, आपने पढ़ा भी होगा। और इसके तहत जो कंज्यूमर्स के राइट हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके तहत अथॉरिटीज इस्टेब्लिश की गई हैं जो कंज्यूमर के इश्यूज को डील करेंगी, सो दैट टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट हो सके कंज्यूमर डिस्प्यूट का। एंड मैंने आपको बताया इट रिप्लेसेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एंड ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है जो अमेंड करके लाया गया है, इसके तहत आपको याद रखना है 3 टियर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म के प्रोविजन है। व्हाट डू यू मीन बाय 3 टियर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म? तो इसका मतलब है 1 एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, 1 एट द स्टेट लेवल, 1 एट द नेशनल लेवल। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एंड इन सबों का काम होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिड्रेस किए जाएं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ठीक है, एंड ऑल्सो ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये पिक्यूनरी जरिडिक्शन प्रोवाइड करता है ईच टायर, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, स्टेट लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए है ना, इन सब के लिए पिक्यूनरी जरिडिक्शन प्रोवाइड करता है। तो देख सकते हो जो पहले के पिक्यूनरी जरिडिक्शन है फिलहाल इसमें अभी नोटिफिकेशन करना है। एंड नेक्स्ट इज योर न्यू पिक्यूनरी जरिडिक्शन। तो डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हो अप टू 1 करोड़ रुपीज पहले था, एंड इसको चेंज करके अब 50 लाख रुपीज तक के डिस्प्यूट्स को डील किया जा सकता है। एंड फिर आपका दूसरा है स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल में आपका क्या है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच पहले था। एंड न्यू पिक्यूनरी जरिडिक्शन की बात करें तो 50 लाख रुपीज से 2 करोड़ रुपीज के बीच। एंड नेशनल लेवल की बात करें तो एबव 10 करोड़ पहले था। एंड न्यू पिक्यूनरी जरिडिक्शन के तहत अब आपका 2 करोड़ रुपीज से ऊपर के जो डिस्प्यूट है वो नेशनल लेवल पर डील होंगे। ठीक है, एंड अगर हम बात करें क्या क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड की गई हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सो दैट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सेटल किए जा सके, तो पहली बात तो जो कंप्लेंट है उसको 3 महीने के भीतर भीतर डिसाइड किए जाएंगे। अगर वो जो कंप्लेंट है उसमें कुछ डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है या फिर कमोडिटीज की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एनालिसिस या टेस्टिंग की ज़रूरत होगी तो ये जो आपका रिजॉल्व टाइम है वो आपका 5 मंथ तक का दिया गया है। बिकॉज आपको ही पता है एनालिसिस एंड टेस्टिंग करने में समय लगता है, रिपोर्ट आने में समय लगता है, दैट्स वाई। एंड फिर आप देख सकते हो जो ऑप्शन है ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिकली वो भी प्रोवाइड किए गए हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिकली ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से कंप्लेंट सबमिट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज योर मेडिएशन की भी प्रोविज़न है। अगर कोई डिस्प्यूट को सॉल्व करना है तो मेडिएशन के माध्यम से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। मेडिएशन का मतलब जो ट्रेडिशनल कोर्ट से आउटसाइड मैटर्स को सॉल्व कर लिए जाए, है ना, तो वो होता है मेडिएशन विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। चाइना इश्यूज ऑफिशियल नेम्स फॉर प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना ने कुछ ऑफिशियल नाम जारी किए हैं सर्टेन प्लेसेस का जो अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी एक प्रकार से अटैक करने का प्रयास किया गया है डिप्लोमेटिक तरीके से, तो इसको हम देखेंगे। एंड ये कहीं ना कहीं चाइना के राइजिंग डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और ऐसे में भारत को भी एक प्रॉपर एक्शन एंड जो सिक्योरिटी मजबूत करने की ज़रूरत है, इस तरफ इशारा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम सिलेबस को ध्यान में रखते हैं। तो ये जो सिलेबस है आप देख सकते हो, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, इसमें आपका इंडिया चाइना आता है। एंड इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो ये जो आपका न्यू स्टैंडर्डाइज्ड नेम चाइना की तरफ से जो जारी किए गए हैं, ये 15 प्लेसेस के लिए जारी किए गए हैं। इसमें रेसिडेंशियल एरियाज के नाम,
माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब का नाम डाला गया है along with एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कि वो कहाँ पर लाई करते हैं एंड मैप। तो बेसिकली इसी स्टैंडर्डाइज्ड नेम्स के तहत जो अरुणाचल प्रदेश है उसको चाइनीज मैप पर दिखाया गया है। आप देख सकते हो जेंगान या फिर साउथ तिब्बत के रूप में। एंड ये जो लेटेस्ट लिस्ट चाइना के द्वारा जारी की गई है, ये बेसिकली इससे पहले न्यू बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ चाइना की तरफ से लाया गया था, आपको भी पता है, और ये 1 जनवरी से इफेक्ट में आने वाला था। और इसके तहत क्या है कि ये जो न्यू बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ है ये वेरियस एजेंसी जो चाइना में हैं उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वेरियस एजेंसी कहने का मतलब ये हुआ मिलिट्री से लेकर लोकल अथॉरिटीज भी उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि जो फ्रंटियर से जो बॉर्डर से उसको गार्ड किया जाए। एंड भारत ने क्या जवाब दिया है? तो भारत ने जवाब दिया है कि ये सब जो पागलपंथी वाले स्टेप करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इससे जो रियल फैक्ट है वो नहीं बदलने वाली है ना। क्या रियल फैक्ट है? अरुणाचल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एंड अगर हम बात करें इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की तो लगभग 3488 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है अलोंग द LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये जो आपका ये है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहते हैं। एंड जो बॉर्डर है, ये जो पूरा डिस्प्यूट वाला किलोमीटर लेंथ है, इसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका वेस्टर्न सेक्टर, ये है आपका वेस्टर्न सेक्टर वाला पोर्शन है ना, जिसमें आपका अक्साई चीन वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न सेक्टर में आपका जॉनसन लाइन का जो आपका प्रपोज किया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1860s में। एंड इस जॉनसन लाइन के अनुसार अगर हम जाएं तो अक्साई चीन जो है वो किसके अंतर्गत आती है? देन प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका मतलब अगर हम जॉनसन लाइन के अनुसार जाएं तो फिर जाहिर सी बात है ये जो आपका एरिया है अक्साई चीन वो तो इंडिया का पार्ट है, लेकिन चाइना जो है इस जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक तो डिस्प्यूट यहाँ से निकल कर आई। दूसरा है मिडिल सेक्टर। तो मिडिल सेक्टर में कहीं ना कहीं एग्रीमेंट है, सहमति है बॉर्डर को लेकर। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं इट इज ओनली वन सेक्टर बिटवीन द डिस्प्यूट ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर जहाँ पर इंडिया और चाइना ने मैप्स को एक्सचेंज किए हैं ऑन विच दे ब्रॉडली एग्री। तो कहने का मतलब ये जो मिडिल सेक्टर में जो डिस्प्यूट है वो इतने ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें ईस्टर्न सेक्टर में तो ईस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट किस बात को लेकर है? मैकमोहन लाइन है ना। ये जो आपका मैकमोहन लाइन है ये है आपका मैकमोहन लाइन। तो आप देख सकते हो एक तो आपका वेस्टर्न सेक्टर अक्साई चीन एरिया वाला जो चाइना नहीं मानता है अगर देखा जाए जॉनसन लाइन को, और दूसरा है आपका ईस्टर्न सेक्टर जिसमें आपका मैकमोहन लाइन वाला जो बॉर्डर है वो आ जाता है। तो इसे डिस्कस करने के बाद फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने LIC, GIC यानी कि जनरल इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, इन सब को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस के रूप में 2021-22 के लिए भी हरी झंडी दी है। कहने का मतलब ये जो आपका LIC है, GIC है, न्यू इंडिया है, ये सब डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर्स? तो इसके बारे में हम जानेंगे, बट लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो सिलेबस की बात करें तो देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत ये आती हैं, ठीक है। तो ये जो आपके LIC हैं या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, न्यू इंडिया है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज लाइक इन 2020-21 फॉर ईयर 2020-21 टू 2022 एज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर। तो अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स, हालांकि नाम बड़ा लंबा है, लेकिन ये बेसिकली एनुअल बेसिस पे
इंश्योरेंस कंपनी को कैटेगराइज किया जाता है, और ये कैटेगराइजेशन कौन करता है? तो IRDAI करता है। एंड ये वैसे इंश्योरेंस कंपनी होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, मार्केट इंपॉर्टेंस, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, कि अगर ये डिस्ट्रेस में आ जाए या फिर इन इंश्योरेंस कंपनी का फेल्यूर हो जाए तो इसके कारण डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम में सिग्निफिकेंट नुकसान या प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए इनके हेल्थ काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। दैट्स वाई केयरिंग फॉर देयर हेल्थ इज एज मच नेसेसरी, एंड इसीलिए इन पर जो रेगुलेशन के प्रोविज़न है वो ज़्यादा लगाए जाते हैं, सो दैट इन पर अच्छे से रेगुलेशन किया जाए, निगरानी की जाए। उसी प्रकार से डोमेस्टिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स भी होते हैं ना, जैसे SBI है ना, तो इतनी ज़्यादा कस्टमर बेस है, इतने ज़्यादा पैसे डिपॉजिट होते हैं, ग्लोबल लेवल पर भी इनका टॉप 100 में नाम आता है, एंड इतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर ये फाइनेंशियल इशू फेस करेंगे या फिर कुछ अगर फेल्यूर हो जाते हैं तो आपको भी पता है कितनी बड़ी नुकसान फाइनेंशियल सिस्टम को हो सकती है। उसी हिसाब से आपका इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी DSII जो होते हैं, ठीक है। एंड ये बेसिकली ये अपनी जो फंक्शनिंग है वो कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अनइंटरप्टेड वे में प्रोवाइड किया जाए, इसलिए इनके हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। एंड इनको किस रूप में देखा जाता है? तो दे आर टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल, है ना, टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल, यानी कि है तो ये बहुत बड़े, लेकिन आप समझ सकते हो अगर फेल हो जाएंगे तो कितने नुकसान हो सकते हैं। दैट्स वाई इनको टैग लाइन दिया जाता है। बैंकों के लिए भी ये टैग लाइन यूज की जाती है, टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल। एंड क्या पैरामीटर्स हैं टू आइडेंटिफाई DSII? तो एक तो साइज ऑफ ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू के टर्म्स में, जैसे प्रीमियम अंडर रिटेन एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एंड ग्लोबल एक्टिविटीज भी एक पैरामीटर है। देखा जाता है कि इन इंश्योरेंस कंपनीज के जो एक्टिविटीज हैं द ग्लोबल लेवल पर वो कितने स्प्रेडेड हैं, मोर देन वन जुरिडिक्शन, एंड बिकॉज इसका एक अहमियत होता है, मैंने आपको बताया। दैट्स वाई एडिशनल रेगुलेटरी मेजर्स लगाए जाते हैं सो दैट कोई भी प्रकार का सिस्टमेटिक रिस्क हो या मोरल हजार्ड हो तो उस सब से डील किया जा सके। उसी प्रकार से RBI ने डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं दैट आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल। याद रखना है आपको, इंश्योरेंस के लिए IRDAI है, एंड जो आपका बैंक है उसके लिए कौन ये लिस्ट जारी करता है? तो RBI है। एंड आप देख सकते हो फिलहाल 3 बैंक जो है DSIBs फॉर द पीरियड 2020 to 21 के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें एक है आपका SBI, एक है आपका ICICI एंड एक है आपका HDFC, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3। गवर्नमेंट प्लानिंग टू ब्लेंड 15% ग्रीन हाइड्रोजन विथ पाइप्ड नेचुरल गैस। तो 15% ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करने का प्रयास है विद द पाइप्ड नेचुरल गैस। तो हम देखेंगे पाइप्ड नेचुरल गैस को क्या कहते हैं? PNG कहते हैं ना। एंड ये जो आपके सिलेंडर घर में होते हैं उसको LPG कहते हैं, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसको देखते हुए सबसे पहले हम सिलेबस में लुक डाउन करते हैं। तो देख सकते हो सिलेबस में इट विल कवर द एस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एज वेल। तो ये जो स्टेप लिया गया है इट इज़ ऑल बिकॉज इंडिया का जो टारगेट है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना है भारत ने। आपको ही पता है ना, INDC के तहत बहुत बड़े बड़े टारगेट लिए हैं, अब उसको कंप्लीट करने के लिए एक्शन तो करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई ये सब कुछ ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एंड आपको पता होगा कि INDC में अब भारत ने एक कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट भी सेट कर रखा है कि 2070 आते आते भारत एक कार्बन न्यूट्रल देश बनेगा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि जितना हम एमिट कर रहे हैं उतना हम सिंक करवा सकते हैं, तो हो गया कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। एंड ये जो आपका ब्लेंडेड हाइड्रोजन है एंड PNG, इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंजम्पशन तीनों के लिए।
तो चाहे आपका इंडस्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज में आपको पता है काफ़ी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का खपत होता है। वो सब इलेक्ट्रिसिटी फिलहाल कोल पावर्ड के माध्यम से आते हैं। ऐसे में ये जो आपका ब्लेंडेड हाइड्रोजन एंड पीएनजी है उसको फुलफिल करवा सकता है ना, एज ए रिप्लेसमेंट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। एंड ये जो इनिशिएटिव है इट विल बी ए पार्ट ऑफ नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हाइड्रोजन को जनरेट किया जाए फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेज एंड उसका फिर कॉमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल किया जाए, यूटिलाइजेशन किया जाए। एंड ये जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, आपको भी पता होगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए जाते हैं जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, है ना। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, बिकॉज वाटर में H2O होता है तो वहाँ से हम इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन निकालते हैं। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में ये ज़रूर याद रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होते हैं, लाइक हाइड्रो पावर, विंड एंड सोलर। दैट्स वाई ये ग्रीन हाइड्रोजन कहलाते हैं। हालांकि जो आपके हाइड्रोजन फ्यूल है वो और भी डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन हमेशा आपका क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल होगा एंड इसके पीछे जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस वो भी आपका रिन्यूएबल सोर्सेज से ही आएगा। एंड अगर हम बात करें बेनिफिट क्या है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ग्रीन हाइड्रोजन का बेनिफिट पहला तो यही है कि इट इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज हाइड्रोजन 2 से 3 गुना एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू बर्निंग पेट्रोल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैसी रिन्यूएबल एनर्जी जिसको स्टोर नहीं की जा सकती या फिर यूज नहीं की जा सकती ग्रिड के द्वारा, तो उसको चैनलाइज कहाँ किया जा सकता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाने में। तो ये भी दूसरी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है ना। रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड और यूज बाय द ग्रिड, उसको चैनलाइज किया जा सकता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। एंड ये जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये बेटर है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज, चार्जिंग टाइम एज कंपेयर टू द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो ये भी आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बेटर इन कंपैरिजन टू बैटरी ईवी। ठीक है, एंड अगर हम बात करें क्या कुछ चैलेंजेस है, चैलेंजेस कुछ है एक प्रकार से R&D लेवल पर। पहली बात तो ये कि जो प्रोसेस है टू एक्सट्रैक्ट द ग्रीन हाइड्रोजन वो एनर्जी इंटेंसिव है। आपको पता है हमें एनर्जी कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू जनरेट द हाइड्रोजन फ्यूल। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात हाई R&D रिक्वायरमेंट, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अलोंग विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन में भी इशू आएंगे। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन जो गैसियस फॉर्म में होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल है एंड इसके कारण जो है बर्निंग जैसे इश्यू निकल कर आ सकते हैं, है ना। कहीं पर लीकेज हो गई तो बड़ा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो इश्यूज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म इज हाईली इनफ्लेमेबल। एंड बात करें व्हाट आर हाइड्रोजन्स कैरेक्टरिस्टिक, तो ये तो आपको पता होगा, प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ते होंगे। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, एंड ये क्लीन फ्यूल है बिकॉज देयर आर नो बाय प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। इसमें सिर्फ आपका O2 निकलता, O2 नहीं H2O निकलता है, वाटर निकलता है जब बाय प्रोडक्ट। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस नो फ्लेम्स व्हेन बर्न्ड, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इट प्रोड्यूसेस नो फ्लेम्स व्हेन बर्न्ड एंड हाई कंबशन टेम्परेचर होता है, देख सकते हो 3000 डिग्री सेल्सियस। एंड लाइटेस्ट वेट गैस है ये, ठीक है, सबसे हल्की। एंड एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग टेम्परेचर, तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड डज नॉट इजिली स्पॉन्टेनियसली कम्बस्ट। एंड जो इग्निशन पॉइंट है गैसोलीन का मतलब ये हुआ कि जो पेट्रोल डीजल है ना उनके जो इग्निशन पॉइंट वाले टेम्परेचर है 500 डिग्री सी, एंड हाइड्रोजन का आप देख सकते हो 570 डिग्री सी। दैट्स वाई इट डज नॉट इजिली स्पॉन्टेनियसली कम्बस्ट बिकॉज इग्निशन पॉइंट जो है हाइड्रोजन का वो गैसोलीन से ज़्यादा है। एंड अगर हम बात करें कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन, तो एक तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी
मिशन है एंड वी हैव द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप एज वेल एंड हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल प्रोग्राम भी चलाई जाती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। एंड एक प्लान भी है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में लाया जाए। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी कि जो डिस्कॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको बाध्य कर दिया जाता है कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन सर्टेन क्वांटिटी में खरीदने ही पड़ेंगे, है ना। तो एक ये प्रयास करने का है गवर्नमेंट का प्लान। तो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नीति आयोग ऑर्गेनाइजेज नेशनल वर्कशॉप ऑन बैम्बू डेवलपमेंट। तो नेशनल वर्कशॉप ऑन बैम्बू डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बैम्बू इज एन इम्पॉर्टेंट, अगर हम कहें इकोनॉमिक टर्म्स में कैसे, किन के लिए, तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं उनके लिए ये सोर्स ऑफ इनकम की तरह काम करता है। बिकॉज बैम्बू से जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनका वो बेचते हैं एंड अल्टीमेटली उनके लाइवलीहुड को सस्टेन करने में ये जो आपका बैम्बू है वो मदद करता है। आपने भी देखा होगा बैम्बू से बने वेरियस प्रोडक्ट, बस इनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। तो ट्राइफेड एक इम्पोर्टेंट संस्था है, अगर हम देखें इनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने का, उसे हम डिस्कस करेंगे। बट लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो अगर हम सिलेबस में जाएं तो ये जो आपका मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम इसके अंतर्गत कवर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई हैं, इस वर्कशॉप के माध्यम से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बैम्बू वैल्यू चेन के जो भी कंपोनेंट्स आते हैं, बैम्बू वैल्यू चेन में जो भी कंपोनेंट्स यानी कि क्या, प्लांटेशन से लेकर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, यूटिलाइजेशन, ये सब आपके कंपोनेंट है बैम्बू वैल्यू चेन के। ठीक है, तो इन सब को अंडरस्टैंड किया गया। तो अगर हम बात करें बैम्बू की और उसके रेलेवेंस हम देखेंगे भारत के लिए क्या है, भारत के जो पॉपुलेशन है उनके लिए क्या है। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि बैम्बू एक ट्री नहीं है, पहले हुआ करती थी लेकिन अब उसको डिक्लासिफाई करके एक ग्रास के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। तो बैम्बू इज ए ग्रास एंड इट ग्रोज फास्ट एंड टाइपिकली वुडी होता है, आपने देखा भी होगा। ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, मिल्ड टेम्परेट जोन इन सब जगहों पर मिल जाती है। एंड इंडिया आपका दूसरे नंबर पर आता है अगर हम बात करें बैम्बू डाइवर्सिटी के टर्म्स में। तो बैम्बू डाइवर्सिटी के टर्म्स में आपका जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पर आता है और चाइना जो है आपका पहले नंबर पर आता है। अब बात करते हैं बेनिफिट क्या है बैम्बू कल्टीवेशन का। तो पहली बात तो जब हम बैम्बू कल्टीवेशन करते हैं तो वाटर कंजर्वेशन में ये मदद करता है, बिकॉज इसको उतनी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अलोंग विथ वाटर के इवोपरेशन को रोकता है फ्रॉम द सरफेस, तो इससे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई सॉइल डिग्रेड हो गया है ना, तो वहां पर अगर बैम्बू कल्टीवेशन कर दिया जाए, जो वेरियस गवर्नमेंट प्रयास कर भी रही है इन द राजस्थान एज वेल, तो फिर उस डिग्रेडेड सॉइल को वापस एक क्वालिटी सॉइल में कन्वर्ट करने में ये काफ़ी मदद करता है। बिकॉज इसके पास अपनी एक यूनिक क्षमता है कि इट कैन स्टिच एंड रिपेयर द डैमेज सॉइल। एंड एप्लीकेशंस ऑफ बैम्बू की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल में यूज होते हैं, है ना। विलेजेस में आप जाओगे तो जो घर आपको मिलेंगे वो बैम्बू उसमें इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में इस्तेमाल होता है, फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फूड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लार्ज बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्री जैसे पेपर, पल्प, रेयोन, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में, इवन इन पैकेजिंग। तो सिग्निफिकेंस तो बैम्बू का काफ़ी ज़्यादा है और इसके लिए गवर्नमेंट जो है बैम्बू कल्टिवेशन के लिए स्टेप्स भी ले रही है। उन स्टेप्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको एप्लीकेशंस याद रखने, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। इवन फॉर ट्राइबल लाइवलीहुड, ट्राइबल के इनकम को अगर ग्रो करवाना है तो फिर द बैम्बू इज वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। ठीक है, एंड मेजर्स जो लिए गए हैं बैम्बू कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए, देख सकते हो 22 बैम्बू क्लस्टर्स लॉन्च की गई है 9 स्टेट्स में प्लांटेशन को रीच करने के लिए एंड नर्सरीज को
रीच करने के लिए एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू प्रोडक्ट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन, ये 2018-19 में लॉन्च किया गया है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट वैल्यू चेन ऑफ सेक्टर। कंप्लीट वैल्यू चेन अभी हमने डिस्कस भी किया, इसमें प्लांटेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ये सब आ जाते हैं ना, तो ये सब स्कीम्स याद रखने हैं, आपको मेंस में मदद करेंगे। एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इसको अमेंड किया गया 2017 में। इसके तहत बैम्बू का जो डेफिनेशन है मैंने आपको बताया था, ट्रीज के डेफिनेशन से हटा दिया गया है, इसलिए बैम्बूज अब ग्रो हो सकते हैं आउटसाइड द फॉरेस्ट एंड इवन वाट की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी इसको फेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इनकम को इंक्रीज करने में मदद करेगा, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप था अगर हम बात करें। एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज योर क्वांटम कंप्यूटिंग के टॉपिक पर है। क्वांटम कंप्यूटिंग हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या फैक्ट निकल कर आ रहा है कि बेसिकली लंबे समय से एक प्रकार से रिलेशन स्थापित करने की प्रयास की जा रही थी बिटवीन द वेव्स इन द एटॉमिक सिस्टम, कि क्या इनके रिलेशन बनते हैं अगर कोई भी पार्टिकल्स को काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर पर, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर लेके जाया जाता है, तो ठीक है, और उसका इस्तेमाल कैसे एफिशिएंट क्वांटम कंप्यूटिंग में हो सकता है, तो इस पर कुछ बातें निकल कर आई हैं। तो सिलेबस हम देखते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है वो अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, या फिर साइंस कह सकते हो, इसमें आपका कवर होगा, ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट ने एक टेक्निक डिवाइस किया है जिसके तहत वो जो एटम्स होते हैं, एटम्स भी आपको पता है कि फंडामेंटल होते हैं किसी मैटर का, तो उनके स्पिन प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए ये जो आपका टेक्निक है वो डिवाइस किया गया है। व्हेन दैट एटम्स गेट्स कूल्ड टू द माइक्रो केल्विन टेम्परेचर, बिकॉज आपको ही पता है कि जब हम किसी भी एटम को काफ़ी ज़्यादा कूल करने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा कूल करने लगते हैं, तो एक यूनिक प्रॉपर्टीज वो अटेन करता है और उसका फिर इस्तेमाल क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए हो सकता है। तो उसी के लिए ये टेक्निक डिवाइस की गई है, और इससे पहले भी डिटेक्शन टेक्निक थी लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव थी, एंड ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्निक थे वो एटॉमिक सैंपल को ही डिस्टर्ब कर देती थी, तो प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाता था। एंड अगर हम बात करें स्पिनिंग की, तो स्पिनिंग फंडामेंटल क्वांटम प्रॉपर्टी है, किसी भी एटम में आपका जो स्पिनिंग प्रॉपर्टी है वो होता ही होता है। एंड लेट्स एग्जाम्पल भी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सबका आपका स्पिनिंग होता है ना, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, और आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने साइंस बैकग्राउंड होगी तो, ठीक है। एंड जो एटम्स है उसको कूल किए जाते हैं अगर अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर, यानी कि काफ़ी कम टेम्परेचर पर अगर उसको कूल किया जाता है तो उनके जो स्पिन कोहेरेंसेस है वो मेंटेन्ड रहते हैं लंबे समय के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर द क्वांटम कंप्यूटर्स। एंड जब हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में उन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात होती है जो क्वांटम थ्योरी के प्रिंसिपल पर आधारित होती है। और क्वांटम थ्योरी और प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, कि जो आपका एनर्जी है, मैटर है ना, उसका क्या बिहेवियर होता है अगर हम सब एटॉमिक लेवल पर लेके जाते हैं तो। एंड क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बात मैंने आपको बार बार बताई है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बिट्स में नहीं बल्कि क्यूबिट्स में स्टोर किया जाता है। बिट्स में क्या होता है, हम लोग इन्फॉर्मेशन 0 1 एट ए टाइम स्टोर करते हैं, है ना, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट्स का इस्तेमाल होता है, क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल होता है टू इनकोड द इन्फॉर्मेशन। और इसमें होती क्या है कि 0 या 1 या फिर दोनों एक साथ इस्तेमाल हो सकती है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। एंड ये फंक्शन करते हैं दो की प्रिंसिपल पर जो क्वांटम फिजिक्स के हैं, एक तो सुपर इम्पोजिशन एंड इंटेंगलमेंट। सुपर इम्पोजिशन का मतलब ये हुआ कि जो आपका क्यूबिट है वो 1 और 0 दोनों
एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट करता है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। एंड जो आपका इंटेंगलमेंट है, इसमें क्या होता है कि जो क्यूबिट्स है विच इज इन ए सुपरपोजिशन, उसको कोरिलेट किए जा सकते हैं एक दूसरे से, यानी कि स्टेट ऑफ वन कैन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द अनदर। तो ये फ्रेंड्स हमने कम्प्रीहेंसिवली डिटेल से डिस्कस किया। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। ये साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आजकल जो है ये सब अवार्ड्स के भी क्वेश्चन लगता है, पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपने अगर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन सब्सक्राइब एज वेल। एंड हैप्पी न्यू ईयर 2022 वंस अगेन।